हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री करियर पॉइंट में। मैं गोपाल बघेल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बायोलॉजी। और बायोलॉजी का एक टॉपिक है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसका नाम है सेल साइंस। सेल साइंस सेल साइंस इसको हम हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। सेल को हम एक और नाम होता है, सेल को हम साइटो भी बोलते हैं। साइटो और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सेल का अध्ययन करते हैं, उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी भी बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको सेल साइंस में हम क्या पढ़ने हैं? सेल ही पढ़ेंगे, तो सेल क्या होती है उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे आप इस मकान को देख पा रहे हैं, ये जो मकान है, अगर हम मकान की बात करें तो मकान किससे बना है? तो मकान बना है दीवार से। किससे बना है? दीवारों की दीवार, बहुत सारी दीवारें आती हैं इसके अंतर्गत। तो देखिए, मकान में दीवारें हैं बहुत सारी। एक मकान होता है, उसमें बहुत सारी दीवारें होती हैं। और दीवार किससे बन के मिलकर बनी है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि दीवार किससे मिलकर बनी है, तो दीवार जो होती है ना, दीवार बनी होती है ईंटों से, बहुत सारी ईंटों से मिलकर। तो फाइनली जो ईंटें होती हैं, वो ईंटें से समझिए आप, बेसिक यूनिट जो मकान की होती है वो ईंट होती है, ब्रिक्स होती है। तो देखिए, ईंट जो होती है, जैसे मान लीजिए इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इसमें दीवार दिख रही है आपको बहुत सारी। इसमें देखिए, आप देखिए इस वाले डायग्राम को देखिए। इस वाले डायग्राम में जो दीवार दिख रही है आपको, ये दीवार में बहुत सारी क्या लगी हुई हैं? ईंटें लगी हुई हैं। ये जो बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं ना, ये ईंटें यहाँ पर एक इकाई का काम कर रही हैं। बहुत सारी ईंटें जो हैं, ये इकाई का काम कर रही हैं। ईंटों से मिलकर फाइनली क्या दीवार बनी है, और दीवार से मिलकर क्या बना है? मकान बना है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें सेल की, तो इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारा एक शरीर, मान लीजिए दीवार है, शरीर दीवार है। और देखिए, जैसे इसको समझना है तो आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा जो शरीर है, ये शरीर जो है, मान लीजिए मकान है। और मकान में जो दीवारें थी, बहुत सारी दीवारें थी, और दीवार से समझिए आप यहाँ पर बहुत सारे अंग से समझिए, है ना। और दीवार में फाइनली जो आपने देखा था, ईंट जो थी, ब्रिक्स थी, बेसिक यूनिट होती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम शरीर की बात करें, तो शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिका से मिलकर, हालांकि यहाँ अंग ठीक नहीं रहेगा, ऊतक ज़्यादा ठीक रहेगा, तो आप इसको ऊतक कर लीजिएगा। ऊतक यहाँ पर ठीक रहेगा, ऊतक। ठीक है। तो कोशिका एज ए हमारी शरीर की मूलभूत इकाई या बेसिक यूनिट होती है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि मकान की जो बेसिक यूनिट है वो ईंट है, ठीक उसी प्रकार शरीर में कोशिका जो होगी वो हमारी बेसिक यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है। और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर टिश्यू या ऊतक बने होते हैं। और उसी प्रकार ठीक फाइनली बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर या बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप मकान में भी देख रहे थे कि ईंटें यहाँ पर बेसिक यूनिट थी। बहुत सारी ईंटें मिलकर के क्या बना रही थी? एक दीवार बना रही थी। और बहुत सारी दीवारों से मिलकर फाइनली क्या बन रहा था? मकान बन रहा था। तो ये हमने थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लिया है। देखिए, ये आप फोटो डायग्राम देख रहे होंगे, तो इसमें ये बहुत सारी सेल आपको दिख रही होंगी। ये बहुत सारी सेल से मिलकर क्या बना है? फाइनली शरीर बना होता है।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है इसमें, तो आगे हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। ये देखिए आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, बहुत सारी ये छोटी छोटी सेल्स दिख रही हैं। बहुत सारी कई सारी सेल्स होती हैं, उनसे मिलकर क्या बना होता है, बॉडी बनती है। देखिए आगे चलते हैं हम आगे। हाँ, हम इसको समझते हैं। जैसे कि ये सेल देख पा रहे हैं आप, तो सेल को इंग्लिश में कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें सेल के बारे में डिटेल में चर्चा या अध्ययन किया जाता है, उसकी अध्ययन को हम बोलते हैं, विज्ञान की उस शाखा को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बोलते हैं हम। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें, जो कोशिका होती है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, जो सेल होती है, ये आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में। सेल जो है, सेल से मिलकर बना होता है टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बना होता है अंग। बहुत सारे अंग बनते हैं, और बहुत सारे अंग जब मिल जाते हैं तो एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर फाइनली बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो सेल की डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो क्या होगी? सेल की डेफिनेशन होती है कि बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट, बुनियादी संरचना, संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई होती है कोशिका शरीर की। तो कोशिका को संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है? संरचनात्मक इकाई से मतलब है कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है? उसकी पूरी की पूरी संरचना कोशिका से ही बनी होती है, इसलिए कोशिका को हम संरचनात्मक इकाई भी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार कार्यात्मक की हम बात करें तो कार्यात्मक से मतलब है कि अगर कोई अंग है, मान लीजिए आप बॉडी का कोई अंग है, जैसे मान लीजिए लीवर है, लीवर में से क्या सीक्रेट होता है? लीवर वाइल जूस को सीक्रेट करता है, जठर रस या पित्त रस का निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है लीवर। तो पित्त रस जो निकल रहा है, सीक्रेट हो रहा है, तो ये लीवर की सेल्स कर रही हैं, तो ये कार्य करने का काम भी कौन का है? कोशिका का ही होता है, इसलिए इसको हम कार्यात्मक यूनिट भी बोलते हैं। और जैविक इकाई से मतलब ये है कि इसमें जीवन होता है, लाइफ होती है, लिविंग होती है, इसलिए इसको हम जैविक इकाई भी बोलते हैं। किसको? कोशिका को। तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई बोला जाता है। साथ में इसको जैविक के अलावा हम आनुवंशिक इकाई भी बोलते हैं, क्योंकि ये आनुवंशिक इकाई इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, वो क्या करता है, उसके अंदर जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है, वो भी कोशिका, इसलिए कोशिका को हम संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई या हम आनुवंशिक इकाई भी कह सकते हैं। और इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है, जिसके द्वारा सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न से क्या करती हैं, और बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। आगे हम सेल डिवीज़न वाले टॉपिक में उसको देखेंगे। अभी हम देखते हैं इसी में क्या क्या है। देखिए अब कोशिका के बारे में हम देख लेते हैं कि कोशिका की खोज किसने करी थी सबसे पहले। तो कोशिका या सेल को सबसे पहले खोजा था एक वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका को खोजा था, इसलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के जनक भी कहते हैं।
लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो सबसे पहले कोशिका खोजी थी रॉबर्ट हुक ने, वो कोशिका कैसी थी? वो मृत कोशिका थी, डेड थी। वो लकड़ी की छाल में खोजी थी उन्होंने। किसकी छाल में? लकड़ी की छाल में, लकड़ी की छाल या कार्क में खोजी थी। और वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, डेड कोशिका थी। आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा, तो रॉबर्ट हुक आंसर आएगा। लेकिन अगर पूछता है कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा, तो जीवित कोशिका को सबसे पहले खोजा था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एबी लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका को सबसे पहले खोजा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, रॉबर्ट हुक ने जो अपनी खोज करी थी उसके बारे में एक बुक लिखी थी। उसमें उससे रिलेटेड, कोशिका से रिलेटेड उन्होंने जानकारी लिखी थी। उस बुक का नाम पूछ ले आपसे, तो उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। वो जो जानकारी थी वो रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें लिखी हुई थी माइक्रोग्राफिया। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? तो मॉडर्न साइटोलॉजी मतलब आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कार्ल पी स्वानसन को बोला जाता है। कार्ल पी स्वानसन। तो सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। वो मरी हुई कोशिका थी। इसके बाद किसने खोजा था? जीवित कोशिका को पूछ ले तो जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोजा था। रॉबर्ट हुक ने ये जानकारी किसमें लिखी थी? उनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, उसमें। और आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? कार्ल पी स्वानसन। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें देखिए कोशिका के बारे में देखिए लिखा है। तो रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में एक कार्क या एक मृत कोशिका में इन्होंने कोशिका की सेल की खोज की थी, कोशिका की। ठीक है, इन्होंने खोज की और सबसे पहले नाम दिया था उसको, रूम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? रूम। और रूम के बाद नाम पड़ा इसका सेला। और फिर अभी वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। ठीक है। जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने करी थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने करी थी। और वो जीवित कोशिका किस चीज़ की थी? तो ध्यान रखना आपको, बैक्टीरिया की थी। किसकी थी? बैक्टीरिया की थी। और ध्यान रखना, शुक्राणु की जो खोज की थी वो भी किसने की थी? एबी लीवेनहॉक ने। और प्रोटोजोआ की खोज भी पूछ ले आपसे तो किसने की थी? एबी लीवेनहॉक ने की थी। लेकिन इन्होंने जो खोज की थी उसके लिए इन्होंने जो जानकारी लिखी वो एक पुस्तक थी उनकी, जिसका नाम था अर्काना नेचुरे। क्या नाम था? अर्काना नेचुरे, प्रकृति का रहस्य। उसमें ये जानकारी उन्होंने लिखी थी। लीवेनहॉक द्वारा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी, स्पर्म आदि की खोज भी की गई थी। देखिए ये जो है शैंपेन की बोतल दिख रही है आपको, इसमें ये जो ढक्कन आता है लगा हुआ, ये इसको हम कार्क बोलते हैं। ये लकड़ी का बना होता है। इसी में की थी उन्होंने खोज मृत कोशिका की सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने इस कार्क। जीवित कोशिका किसने की थी? लीवेनहॉक ने। और मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसमें कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो जर्मनी के दो वैज्ञानिक थे, इनका नाम था स्लाइडन एंड स्वान। इन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत। और ये कोशिका सिद्धांत क्या कहता है?
तो ये सेल सिद्धांत कई सारी रिसर्च के बाद इन्होंने दिया था, बहुत सारी रिसर्च की थी, इसके बाद दिया था। तो इस सेल सिद्धांत के अनुसार दुनिया का कोई भी जीव एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। एक सेल सिद्धांत क्या कहता है कि दुनिया का कोई भी जीव है तो वो या तो एक सेल से बना होगा या एक से ज़्यादा कोशिकाओं का बना होगा। दूसरा क्या है कि जो प्रत्येक जीव में कोशिका जो होगी वो मौलिक संरचनात्मक एवं सांगठिक इकाई है। सभी जीव, जितने भी जीव होंगे उनमें कोशिका क्या होगी, संरचनात्मक और संगठनात्मक इकाई होगी। और तीसरा क्या है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, नई कोशिकाएं, उनकी उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से या पूर्व कोशिकाओं से होती है। तो 3 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है सेल थ्योरी में। पहला तो दुनिया के जितने भी जीव हैं वो या तो उनमें एक कोशिका होगी या एक से ज़्यादा कोशिका होगी। एक कोशिका जिनमें होती है उनको हम एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, और एक से ज़्यादा कोशिकाएं जिनमें होती हैं उनको हम बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। और इन सभी में कोशिका मूल इकाई होगी, उनमें संरचनात्मक और संगठनात्मक या सांगठनिक इकाई होगी। और जो नई कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही होती है। ये कोशिका सिद्धांत है। लेकिन देखिए, कोशिका सिद्धांत तो ये कहता है कि कोई भी जीव होगा उसमें एक कोशिका या एक से ज़्यादा कोशिका होंगी, और कोशिका उसकी मूल यूनिट होगी। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होगी। लेकिन इसका एक अपवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। उस अपवाद का नाम है बायरस, जो कि अभी बहुत ज़्यादा फेमस या चर्चित है। बायरस जो होता है ये कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी का पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो उसके कुछ कारण हैं। देखिए, जो वायरस होता है ये अपवाद है, ध्यान रखना है, सेल थ्योरी का फॉलो नहीं करता है। क्योंकि जो वायरस होता है, वायरस नॉन लिविंग होता है। देखिए, डुअल नेचर होता है एक्चुअली में, ये इसको समझिए। नॉन लिविंग के साथ साथ ये कैसा होता है, अकोशिकीय या एसेलुलर होता है। क्योंकि कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि सभी जीव कोशिका के बने हों, लेकिन ये कोशिका का नहीं बना होता है। और कोशिका सिद्धांत लिविंग थिंग में लागू होता है। ये एक नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव होता है ये। हालांकि निर्जीव नहीं कहेंगे उसको। वायरस का जो नेचर होता है वो कुछ ऐसा होता है, बताते हैं कि ये अगर जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस बॉडी में वायरस अगर बाहर है तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ये बॉडी के अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद ये लिविंग हो जाता है या सजीव हो जाता है, काम करने लगता है, सक्रिय हो जाता है। बाहर था तब तक ये अनएक्टिव था, निष्क्रिय रहता है। जैसे ही इसको बॉडी मिली तो ये सक्रिय हो जाता है। तो ये मतलब जीवित, मतलब निर्जीव और सजीव के बीच की इकाई बोला जाता है वायरस को। ये दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये आपको स्पेशली याद रखना है। वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। बाकी दुनिया की जितनी भी सेल्स हैं वो सब क्या करते हैं, जितने भी दुनिया के जीव हैं वो सब कोशिका सिद्धांत को फॉलो करते हैं। आगे देखिए, कोशिका या सेल के टाइप्स देख लेते हैं आगे। तो आपसे पूछ ले कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो
या अभी कोशिका के प्रकार नहीं देख रहे हैं, अभी ये देख रहे हैं कि कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है। तो देखिए सबसे बड़ी कोशिका, जंतु की कोशिका पूछ ले आपसे कि जंतुओं की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। जंतुओं की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये जो अंडा आपको दिख रहा है, ये अंडा एक पूरा कंप्लीट एक सेल होता है जो कि सबसे बड़ा होता है। अगर जंतुओं में ये पूछ ले कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की कोशिका। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की कोशिका। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है जंतुओं। अगर पूछ ले कि जंतुओं में लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो लंबी कोशिका मस्तिष्क की कोशिका होती है, जिसको हम तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, जो कि सबसे लंबी कोशिका होती है जंतु के अंदर। इसको हम न्यूरॉन सेल्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, या नर्व सेल्स भी बोल देते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि बताइए मानव की पूछ ले, ह्यूमन बीइंग में मनुष्य की पूछ ले कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका किसे बोला जाता है, तो याद रखना है मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु या एग। अब देखिए अंडाणु या एग है, ये फीमेल में होता है जनरली, मेल में नहीं होता है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि ह्यूमन बीइंग में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तो फीमेल का अंडाणु होती है, क्योंकि मनुष्य में या ह्यूमन बीइंग में फीमेल भी आता है। अगर स्पेशली वो पूछ ले कि मनुष्य में मेल में कौन सी होती है, तो देखिए सबसे छोटी कोशिका अगर पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो शुक्राणु होती है, स्पर्म होती है। मनुष्य में सबसे छोटी पूछेगा तो स्पर्म आएगा, ये स्पर्म मेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पर्म कहाँ पे होते हैं? शुक्राणु मेल गैमेटोजेनेसिस में बनते हैं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, स्पर्म है, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे है कोशिकाओं के टाइप्स, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार क्या हैं? तो मुख्य रूप से जो कोशिका होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये अल्प विकसित कोशिका होती है, और उसी प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका जो है पूर्ण विकसित कोशिका होती है। तो जितने भी अल्प विकसित या छोटे मोटे जीव होते हैं उनमें जो कोशिका पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक होती है, और जो बड़े जीव या विकसित जीव होते हैं उनमें यूकैरियोटिक कोशिका जनरली देखने को मिलती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को अल्प विकसित कोशिका इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज जो कोशिकांग हैं वो अविकसित होते हैं या अल्प विकसित होते हैं, या कई तो पाए भी नहीं जाते हैं। जैसे कि इसमें जो रियल केंद्रक होता है न्यूक्लियस वो अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। केंद्रक एक्चुअली में क्या होता है? केंद्रक एक प्रकार का कोशिकांग होता है। जैसे ये कोशिका है, मान लीजिए कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, ये एक प्रकार का कोशिकांग है। ये जो केंद्रक होता है इस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या तो अल्प विकसित होता है या अविकसित होता है। उसी प्रकार इसमें लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ये और भी कोशिकांग होते हैं। जो जितने भी झिल्ली से घिरे कोशिकांग हैं वो लगभग
इसमें अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और आर्किया शामिल हैं, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया होते हैं। देखिए आर्किया भी एक बैक्टीरिया का प्रकार होता है। तो बैक्टीरिया और आर्किया जो है ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब इन दोनों में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल अल्प विकसित होती है। अल्प विकसित क्यों होती है? क्योंकि इसमें बहुत सारे कोशिकांग, जो ज़्यादातर जो कोशिकांग है वो अल्प विकसित होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, वो क्या है, इसका उदाहरण साइनोबैक्टीरिया भी है। साइनोबैक्टीरिया में भी जो सेल होती है वो कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम क्या है, इसको हम BGA भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये एल्गी एक्चुअली में अगर ओनली शैवाल पूछ ले तो ये शैवाल में यूकैरियोटिक कोशिका होती है, लेकिन नीले हरे शैवाल बोले तो नीले हरे शैवाल एक तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इनको। तो बैक्टीरिया जहाँ भी आ जाए तो वहाँ पर कौन सी सेल आएगी, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया ग्रीन कलर का पिगमेंट इनमें पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया में, आर्किया में और साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी जीव हैं उन सभी में जो कोशिकाएं देखने को मिलेंगी वो यूकैरियोटिक टाइप की होंगी। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका को हम विकसित कोशिका इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो कोशिकांग हैं वो सारे के सारे पाए जाते हैं। झिल्ली से घिरे समस्त कोशिकांग इसमें प्रेजेंट होते हैं, साथ में इसका न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड होता है। और इसके उदाहरण क्या क्या हैं आपको याद रखने हैं। तो प्रोटोजोआ के अंदर जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है, कवक के अंदर यूकैरियोटिक होती है, पौधे के अंदर, जानवरों के अंदर, सभी जानवरों के अंदर, और शैवाल के अंदर, इन सब के अंदर कौन सी कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। देखिए यहाँ पे आगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका को देख लेते हैं। देखिए अभी हम जो देखने वाले हैं ये वो कोशिकांग देख रहे हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में प्रेजेंट होते हैं, कॉमन होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग या सेल ऑर्गन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसमें नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाए। तो देखिए यह सबसे बाहर वाला जो लेयर दिख रहा है आपको, ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, इस सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको बोला जाता है सेल वॉल। क्या बोला जाता है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ये दोनों में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। इसके बाद इसके अंदर एक और लेयर दिख रही होगी आपको, इस लेयर को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ये भी सभी कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट दोनों में देखने को मिलती है। अब इसमें अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। तो एक चीज तो ये सेल वॉल दोनों में है, सेल मेम्ब्रेन भी सभी में है। अब सेल वॉल का ध्यान ये रखना है कि ये सेल वॉल का अपवाद है। सेल वॉल में ये सेल वॉल जनरली जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है, बाकी सब में देखने को मिलेगी। देखिए यूकैरियोटिक में भी दो टाइप होते हैं, जंतु और पादप कोशिका। तो उसमें जनरली ये जंतु कोशिका होती है, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। बाकी सभी में सेल वॉल भी देखने को मिलती है और सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर
धागे जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ये भी सभी कोशिकाओं में देखने को मिलेगा। एक चीज़ और है कि इसमें राइबोसोम जो कोशिकांग है, ये भी दोनों टाइप की कोशिकाओं में देखने को मिलता है। अब वो अलग बात है कि जो जीवाणु की कोशिका होती है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें राइबोसोम का जो टाइप्स है वो अलग होता है। जनरली राइबोसोम 2 टाइप का होता है, हम आगे पढ़ेंगे, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आगे सेल वॉल के बारे में देखेंगे। सेल वॉल या कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल के बारे में आपने पढ़ लिया है कि सेल वॉल सभी जीवों में देखने को, मतलब सभी जीवों की जो कोशिका है उसमें पाई जाती है, केवल जंतु कोशिका को छोड़ के। तो कोशिका की सबसे बाहरी जो सतह है उसको हम सेल वॉल कहते हैं, और इसका नेचर कैसा होता है, ये परमिएबल होती है। परमिएबल मीन्स पारगम्य होती है। कैसी होती है? पारगम्य। पारगम्य मीन्स ये है कि जैसे इसके बाहर वाले पोर्शन में कुछ ओपन स्ट्रक्चर होता है, जिसके माध्यम से जो फूड मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है, अंदर बाहर जाता है। तो इसलिए इसको कैसा बोला जाता है? पारगम्य बोला जाता है। तो जो सेल वॉल होगी वो पारगम्य होती है। कैसी होती है? पारगम्य होती है। चलिए और आगे देख लेते हैं इसमें। आगे कोशिका भित्ति से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए माइकोप्लाज्मा भी याद रखना है, इसमें एक और एब्सेक्शन है। माइकोप्लाज्मा में भी कोशिका भित्ति नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटी जंतु कोशिका होती है, उसमें भी कोशिका भित्ति नहीं होती है, और साथ ही साथ जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। देखिए माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, तो इस बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति नहीं, सभी बैक्टीरिया में होती है, लेकिन इसमें जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें नहीं होती, उसकी सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है। बाकी सभी बैक्टीरिया में हो, और जंतुओं में भी नहीं होती है। जंतुओं की जो कोशिका होती है उसमें भी कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। ये 2 अपवाद हैं, 2 एब्सेक्शन हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद उससे रिलेटेड और भी जो जानकारी है उसको देख लेते हैं। तो देखिए किस किस में होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जनरली सभी जीवों में मिलती है, केवल जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। और जीवाणु में, कौन से जीवाणु में नहीं होती है? माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। किसमें नहीं होती? माइकोप्लाज्मा। कार्य क्या होते हैं कोशिका भित्ति के? तो कार्य होते हैं, प्रोटेक्शन का कार्य होता है। किससे प्रोटेक्शन करती है? एक्स्ट्रा सनलाइट से, एक्स्ट्रा हीट से। अब देखिए जनरली क्या होता है कि जीव जो होते हैं, जीव में भी अब पादप हैं और जंतु हैं। तो जंतु तो चल फिर लेता है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। जैसे उसको लगता है कि बाहर गर्मी है ज़्यादा, तो वो अंदर चला जाता है।
लेकिन पौधे थोड़ी ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, वो तो एक ही स्थान पर हैं। बाहर का एनवायरनमेंट कैसा भी हो, चेंज हो, उनको तो वहीं रहना है। इसलिए पादपों में जनरली, या जो ऐसे जीव हैं जो चल फिर नहीं पाते हैं या जिनमें न्यूरॉन सेल्स नहीं होती हैं, मस्तिष्क नहीं होता है, उनमें जो सेल होती है उनमें उनमें कोशिका जो भित्ति है वो प्रेजेंट होती है या पाई जाती है, उनकी रक्षा के लिए, एक्स्ट्रा लाइट से सुरक्षा के लिए या एक्स्ट्रा हीट से सुरक्षा के लिए पाई जाती है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल हुई और तुम्हारा ये फंगस हुआ, ठीक है, बैक्टीरिया हुआ, प्लांट हुए, ठीक है, प्लांट, बैक्टीरिया और फंगस, इन सब में कोशिका, इन सब की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है सुरक्षा करने के लिए। अब आगे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उन पौधों में जो सेल वॉल बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो सेल वॉल प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। उसी प्रकार बैक्टीरिया की हम बात करें, जीवाणु की बात करें, तो जीवाणु की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पैक्टीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पैक्टीन की। पैक्टीन एक प्रकार, पैक्टीन क्या होता है? तो पैक्टीन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? पैक्टीन बोलते हैं। या इसी को हम पैक्टिडो ग्लाइसिन, पैक्टिडो ग्लाइसिन भी बोल सकते हैं। पैक्टिडो मीन्स पैक्टीन है, और ग्लाइसिन का मतलब यहाँ पर ग्लाइकोजन। क्या लिखा? पैक्टिडो, हाँ, पैक्टिडो ग्लाइसिन। ग्लाइसिन मतलब कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजन जो होता है ना, ग्लाइकोजन संचित भोजन पादपों का, जंतुओं का संचित भोजन बोलते हैं, पादपों का नहीं। तो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट पैक्टीन या पैक्टिडोग्लाइकिन, पैक्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और उसी प्रकार फंगस जो होती है, फफूंद जो होती है, फफूंद में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद बाकी का जो है कल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। पैक्टिडोग्लाइकेन क्या है? पैक्टिडोग्लाइकेन। प्लांट में सेल वॉल किसकी? सेल्यूलोज की। बैक्टीरिया में पैक्टीन की या पैक्टिडोग्लाइकेन की। और फंगस में किसकी? काइटिन की।